Assalamu alaikum. Myself Dr. Dilkash Jha, PG Scholar, Department of PSM. This is my first departmental presentation under supervision of Dr. Tanvi Alim sir, Assistant Professor, Department of PSM. The topic of my presentation is millets and Unani medicine. ये वो कंटेंट्स हैं जिस पे मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्यों कहा गया है और ये है क्या। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी है मिलेट्स के बेनिफिट्स को लोगों को अवेयर करने के लिए। और गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मनाते हैं तो हमें उससे क्या क्या फायदा हो सकता है। इससे ये होगा कि स्ट्रेंथन साइंस पॉलिसी इंटरेक्शन, facilitate partnership, mobilize stakeholders to take action on promoting and producing millets, increase consumption of millets by the general public। कुछ टाइमलाइंस है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कैसे मतलब इंडिया के थॉट्स में आया। तो ये इंडिया ने चाहा कि मतलब डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पे इसके डिमांड्स को बढ़ाने के लिए और पीपल को जनरल पीपल को अच्छे न्यूट्रिशंस मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को प्रपोजल दिया था कि वो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित करे। तो इस प्रपोजल को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में ही अप्रूव कर दिया था। इसी को फॉलो करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5 मार्च 2021 को ही डिक्लेयर कर दिया था कि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा। फिर 2023 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रोम में इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट किया। कुछ टाइमलाइंस ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को क्यों सेलिब्रेट किया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को अवेयर करने के लिए इसको छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया था और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्हें श्री अन्ना यानी बेस्ट ऑफ ऑल ग्रेन्स कहा है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स एंड रिसर्च हैदराबाद एक एक्सीलेंट सेंटर होगा, ग्लोबल हब होगा फॉर मिलेट्स के लिए। कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मिलेट्स की मतलब फूड डाइवर्सिटी कम हो गई है और मिलेट्स हमारे फार्म और हमारे प्लेट से कम हो रहे हैं। पहले कुछ सालों पहले मिलेट्स हमारे मतलब इंडियंस के बास्केट का थर्ड पार्ट हुआ करता था, थर्ड थिंग हुआ करता था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का होप है कि वो अटेंशन और इंटरेस्ट और कंजम्पशन को लेकर के मिलेट्स का वो बढ़ाए। अब हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का ऑब्जेक्टिव और एम क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव और एम है कि इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए पब्लिक को अवेयर किया जाए और मिलेट्स का रोल ग्लोबल चैलेंजेस में क्या होगा उसको हाईलाइट किया जाए। ग्लोबल चैलेंजेस क्या है वो जैसे फूड इनसिक्योरिटी, मैल न्यूट्रिशन, क्लाइमेट चेंजेस एंड बायोडाइवर्सिटी। और तीसरा ये है कि फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स को प्रमोट करें कि मिलेट्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करें। तीसरा कि मोटिव क्या है मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्या 2023 का, ये है कि ये डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पे इसका डिमांड बढ़े और लोगों को अच्छी न्यूट्रिशन मिल सके। एक थीम रखा गया था 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लेकर के, हार्नेसिंग द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स फॉर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिलेट्स की पोटेंशियल है वो सारी चीज़ें मतलब कहीं दब गई है, उसको दोबारा से उसको लाया जाए, इसमें लोगों को अवेयर किया जाए, उसके न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए लोगों को अवेयर किया जाए।
अब मिलेट्स को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या मतलब गोल बनाया है, एजेंडा बनाया है कि 2030 तक इसका क्या गोल है मतलब गवर्नमेंट का। उनका कहना है कि अगर मिलेट्स का हम यूज़ करेंगे तो ज़ीरो हंगर हो जाएगा, ज़ीरो हंगर कर सकते हैं, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, पार्टनरशिप फॉर गोल। कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए इनिशिएट किया। उसमें से इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सोसाइटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ये कल्टीवेशन और कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बनाया गया। और सेकंड है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम, ये क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको कहा जाए कि मतलब मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाए। और दूसरा है कि इंटरनेशनल मिलेट मिशन जो 2007 में ही लॉन्च हो गया था। इसका मोटिव था कि प्रोमोट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को प्रमोट किया जाए। दूसरा है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम्स, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है फार्मर्स के लिए ताकि वो अच्छे से मिलेट्स को कल्टीवेट कर सके। दूसरा है कि रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसलिए चलाया गया कि जहाँ जिस एरिया में बारिश की कमी भी हो रही है हम वहाँ भी मिलेट्स को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इससे ये होगा कि मिलेट्स के प्रोडक्शन और कंजप्शन में लोग अवेयर होंगे और उसको अपने डाइट में शामिल कर सकेंगे। दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इवेंट्स लॉन्च किए हैं। उसमें से कुछ इवेंट्स उन्होंने तो लगभग 100 के आसपास किया है, मतलब सारे वर्ल्ड ने मिलके, लेकिन कुछ है जो इंडिया ने किया है। मिलेट्स वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ, सॉरी इंडियन वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ, मिलेट्स स्टार्टअप चैलेंज, माइटी मिलेट क्विज एंड लोगो एंड स्लोगन कॉन्टेस्ट। अब ऐसा मिलेट्स में क्या है जो हमें मतलब मार्केट और हमारे टेबल पे आना चाहिए मिलेट्स को। तो मिलेट्स रिच इन हेरिटेज है, फुल ऑफ पोटेंशियल है, मिलेट्स आर सस्टेनेबल, न्यूट्रिशियस, अंडर वैल्यूड फूड सोर्स, और मिलेट्स आर थ्रू व्हेन अदर आर नॉट। अब आते हैं कि मिलेट्स आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ये है कि मिलेट्स एक ग्रुप है मल्टीपल सीरियल्स का जो पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, और ये हार्श एनवायरनमेंट, लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर सकता है। और ये कॉमनली एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज में कल्टीवेट होते हैं। ये बहुत ही एंशियंट क्रॉप है जो 5000 पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रो हुआ था सबसे पहले। और इस मतलब कल्टीवेशन के मामले में, इन प्रोड्यूशन के मामले में इंडिया एशिया में मतलब ऑल ओवर एशिया में इंडिया 80% मिलेट्स प्रोड्यूस करती है, और ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो 20% मिलेट्स इंडिया में प्रोड्यूस होती है। और इसलिए इंडिया को सबसे ज़्यादा मिलेट्स प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कहा गया है। और मिलेट्स में स्टार्ची और प्रोटीन रिच ग्रेन कहा गया मिलेट्स को, क्योंकि इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मिलेट्स में फास्फोरस और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ही पाए जाते हैं, और इसमें मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होने की वजह से रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, सॉल्युबल फैट होता है और प्रोटीन होता है। और ग्लूटेन फ्री होने की वजह से ये सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो लोग होते हैं उसके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है जो वीट के जगह पे कर सकते हैं। इसमें एक एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी के में मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन ज़्यादा मात्रा में ना हो, वो इसको ब्लॉक करता है। और कुछ है कि मिलेट्स होल ग्रेन है और इसमें अच्छी मात्रा में अच्छा गुड मतलब कार्बन्स होता है जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और ये डायबिटीज़ वाले के लिए एक गुड चॉइस है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होती है। इसमें हाई फाइबर कंटेंट है, और फाइबर्स हमारे डाइजेशन को मतलब कार्ब्स की जो डाइजेशन है उसको स्लो करता है,
और ताकि वो मतलब स्लो करने की वजह से वो हमारे ब्लड में स्लोली जाते हैं, और इससे स्लो जाने से ये होगा कि हमारा ब्लड में जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करेगा। और मिलेट्स में रिच विटामिन्स, प्रोटीन्स और मैग्नीशियम और कैल्शियम, फॉस्फोरेट होता है। और मिलेट्स का एक ये खूबी है कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और ये वैसे इन्वायरमेंट में मतलब ग्रो कर सकते हैं जो हार्श इन्वायरमेंट हो, एक्सट्रीमली हॉटेड हो। इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस साल बाजरे का उपज हुआ है इंडिया में। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ मिलेट्स क्या है, जिसमें से कुछ कॉमन मिलेट्स है जो सोरगम, पार्ल मिलेट और फिंगर मिलेट है। फिंगर मिलेट को रागी, मारवा और कॉमन लैंग्वेज में कौनी भी बोलते हैं, और नाचनी भी इसी को बोला जाता है, जिसका मतलब नाचनी वो पेस्ट्रीज वगैरह बनाए जाते हैं। और कुछ अदर मिलेट्स है जैसे पोर्सो मिलेट्स, चेना, फॉक्सटेल मिलेट, कांगी, ब्राउन टॉप मिलेट्स, बर्नियार्ड मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स एंड बक मिलेट्स एंड अमरनाथ मिलेट्स एंड कोडो मिलेट्स। ये टाइप्स है जो मतलब फिगर से समझाने की कोशिश किया गया। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। अगर हम मिलेट्स को कल्टीवेट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है? ये हमें फूड सिक्योरिटी के रूप में एक ऑप्शन है, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देगा, और हमें डिजीज से सेफ्टी देता है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। अगर हम मिलेट्स का प्रोडक्शन और कंजप्शन करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? हेल्थ पे और फार्मर्स और प्लानेट तीनों को फ़ायदा होगा। हेल्थ पे इसलिए फ़ायदा होगा कि इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देगा, और रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट है, और ये लाइफस्टाइल डिजाइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को भी प्रिवेंट करता है। फार्मर्स के लिए इस तरह से बेनिफिशियल है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो हम एक ही साल में मल्टीपल टाइम्स मतलब क्रॉप उगा सकते हैं और दूसरे तरह के अनाज भी ग्रो कर सकते हैं। और एफिशिएंट है रिसोर्सेज के लिए, और हार्डिएस्ट और रिसाइलेंट और एडेप्टेबल क्लाइमेट में भी ये उगाए जा सकते हैं। प्लेनेट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लो वाटर फुटप्रिंट है, तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमें वाटर क्राइसिस से भी बच सकते हैं। और ज़ीरो कार्बन है, तो हमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। एनर्जी इफिशियंट क्रॉप है ये। अब देखते हैं कि मिलेट्स को स्मार्ट क्रॉप कहा गया है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज इम्पोर्टेंट लेस रेन है, यानी जहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है हम वहाँ भी इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर बारिश ज़्यादा हो भी रही है तो इस पर ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं होगा। और ये हीट ज़्यादा, जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा हीट है और पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो भी हम उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये थर्मल सेंसिटिव क्रॉप है, और इससे उगाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि फर्टिलाइजर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इवन कि अगर हम विदाउट फर्टिलाइजर के इसको ग्रो करें तो ये अच्छा मतलब ग्रो होगा, ज़्यादा मात्रा में ग्रो होगा। और ये हम इसको मतलब ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है। मिलेट्स और हमें मतलब लो कंज्यूमिंग वाटर है। और उसके बाद ये है कि अगर बारिश की ज़रूरत होती है तो मिलेट्स में सोरगम मिलेट और पर्ल मिलेट को 25% कम पानी देना पड़ता है शुगर कैन और बनाना के, और राइस के 30% कम देना पड़ता है। हमें 1 केजी राइस ग्रो करने के लिए लगभग 4000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन उसी जगह मिलेट्स ग्रो करते हैं तो हमें विदाउट इरिगेशन के भी हम मिलेट्स कर सकते हैं ग्रो। ये क्लाइमेट क्राइसिस को भी बचाता है। और ये अगर हम फ्यूचर में कभी फूड क्राइसिस या वाटर क्राइसिस हो जाता है तो ये हमें फूड सिक्योरिटी के रूप में अवेलेबल करा सकता है। इसीलिए इसमें मतलब मिलेट्स में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। मिलेट्स को ग्रो करने के लिए अगर हम राइस ग्रो करते हैं तो हमें मिलेट्स के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। अभी कुछ हेल्थ पे बेनिफिट्स हैं मिलेट्स के। अगर हम मिलेट्स लेते हैं तो माल न्यूट्रिशन से बच सकते हैं, और हार्ट डिजीज जैसे डिजीज से हमें बचाता है मिलेट्स, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा, और डायबिटीज़ वेराइटिस जो आम बीमारी हो गई है उससे हमें प्रिवेंट करेगा।
बॉडी वेट, कुछ ओबीस लोग हैं उसकी बॉडी वेट को भी कम करेगा, बीपी को डिक्रीज करेगा, और ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोगों के लिए सबसे अच्छा डाइट है। अब गवर्नमेंट इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिसर्च किया है कि जो लोग रेगुलर मिलेट्स का कंजप्शन करते हैं तो उसमें डायबिटीज, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे रिस्क से बच सकते हैं। ये कुछ मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगर हम 100 ग्राम मिलेट्स लेते हैं तो हमें कितनी कैलोरीज मिलेगी, तो कैलोरीज में 378 कैलोरीज मिलेगी, और उसमें फैट्स 4.2 एंड कार्बोहाइड्रेट 72.85 ग्राम है, प्रोटीन 11.02 है, सोडियम 5 मिलीग्राम है, फाइबर्स है 8.5, कैल्शियम 8 मिलीग्राम, आयरन 3.01 एंड पोटेशियम 198 मिलीग्राम। अब ये न्यूट्रिटिव वैल्यू 100 मिलीग्राम ऑफ मिलेट्स, यानी अगर हम सिंगल मिलेट्स लेते हैं, सिर्फ कोई फिंगर मिलेट लेता है तो उसमें कैलोरीज जो मिलेगी हमें, तो वो 336 किलो कैलोरीज मिलेगी। उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फाइबर्स होते हैं, और पर मिलेट में अगर हम लेते हैं तो 366 कैलोरी मिलेगी। इसी तरह सारे मिलेट्स हैं जिसका न्यूट्रिटिव वैल्यू दिया है। अगर अब किस तरह कह सकते हैं कि हम मिलेट्स ज़्यादा बेटर है राइस और व्हीट से, तो इसका कुछ कंपैरिजन है। मिलेट्स में प्रोटीन तो व्हीट के बराबर ही होता है, लेकिन राइस से ज़्यादा होता है, और मिलेट्स में एक एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और मिलेट्स में हाई फाइबर कंटेंट होता है जो हमारी भूख को कम करती है, यानी खाने की ख्वाहिश जो पहले ही हमें मतलब घटा देती है। इससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। जो लोग राइस लेते हैं, राइस और व्हीट लेते हैं, और जो लोग मिलेट्स लेते हैं, इनके कंपैरिजन में मिलेट्स लेने वाले का डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। और आयरन कंटेंट जो है मिलेट्स में, सब पर्टिकुलरली फिंगर मिलेट और पर्ल मिलेट में राइस और व्हीट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो इसलिए मिलेट्स हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। जिंक है जो सबसे ज़्यादा पर्ल मिलेट में होता है राइस और व्हीट के कंपैरिजन में। अदर क्या कहते हैं उसके बाद, कैल्शियम को अगर देखा जाए तो फिंगर मिलेट में कैल्शियम राइस और व्हीट के 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें मतलब मिलेट्स का यूज ज़्यादातर जो करते हैं वो फीमेल और चिल्ड्रंस के लिए। अगर हम चिल्ड्रंस के लिए कैल्शियम ज़्यादा यूज होता है उसके बोन ग्रोथ और ग्रोथ के लिए, और फीमेल में आयरन की कमी जो है उसको इम्प्रूव करेगा। और ये जो मिलेट्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चैलेंजेस है, तो जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट और मालन्यूट्रिशन है, तो ये जो मिलेट्स अगर हम लेते हैं तो इससे ये कम होगा। और ये कुछ डिशेस हैं जो मिलेट्स से बनाए जाते थे, पहले भी बनाए जाते थे, और अभी कुछ लोग जगह पे बनाए जा सकते। ज्वार उपमा है, खिचड़ी, नूडल्स, मोटिया, पराठा है, ढोकला, पिज्ज़ा, अप्पे और पफ्स, चीला, ये सब है जो डिशेज है उसके। कुछ इस तरह बाजरे के भी कुछ डिशेज हैं, और उसे रागी के भी हैं, ये डिशेज हैं। उसके बाद यूनानी बुक्स में जो मिलेट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो है ज्वार, मारवा, बाजरा, जौ और मेज और जई। जौ, मेज और जई मिलेट्स में तो नहीं आते हैं, लेकिन ये कोर्स ग्रेन है, और ये बुक्स में यूनानी में मिला था, इसलिए मैंने इसे इकट्ठा किया था। और ज्वार के बारे में यूनानी में लिखा जाता है कि ये इसका टेम्परामेंट कोल्ड एंड ड्राई होता है। ये वेस्टर्न अफ्रीका, अल्जीरिया और चाइना में ज़्यादा ग्रो होता है। इसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑयली सब्सटेंस और वाटर्स होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये कांगी से ज़्यादा थिक और ड्राई होता है, इसलिए इसको लूज मोशन में यूज़ करते हैं। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है, और इसमें ग्लूटेन म्यूसिलीज कम होता है, यानी ग्लूटेन कम होता है, इसलिए इसका रोटी भी बनाना मुश्किल होता है ग्लूटेन की कमी की वजह से। अगर हम इसको दूध के साथ यानी पुडिंग, खीर के रूप में यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी में ड्राइनेस को कम करता है, और इसका यूज़ से एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प में भी हेल्पफुल है। उसके बाद इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है। ये एडवर्स इफेक्ट दिखाया गया है कि ये इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये एब्डोमिनल पेन भी कर सकता है, और
रेगुलर यूज़ से बलगम इंक्रीज़ करता है, ड्राइनेस ऑफ ऑर्गन बढ़ाएगा और गैसेस बनाएँगे और खाने के बाद ऐसा फ़ील होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा ही खा लिया है। उसके बाद आता है रागी मालवा, इसका टेम्परामेंट हॉट एंड ड्राई दूसरे दर्जे का बताया गया है। ये इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में ग्रो किए जाते हैं और इसका टेस्ट जो है वो पेंजेंट होता है और अरोमा इसका स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी पाए जाते हैं और इसका 2 टाइप्स का बताया गया है कि ये ब्लैकिश और रेडिश होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये मुहल्लिल है और शुद्ध को खोलती है, कार्डियोटोनिक एंड हेपाटोटोनिक एक्शन रखता है, ये भूख को इंक्रीज़ करता है और एनिमल पॉइज़निंग का एंटीडोट भी है, एंटी लेप्रोसी इफ़ेक्ट भी है और बलगम गैर तबाही को रिमूव करता है, इसमें डिवॉर्मिंग एक्शन है और ये वुंड को हील करने की कैपेसिटी रखता है। इसमें मुलय्यन एक्शन है, एंटी फ्लैचुलेंस एक्शन भी है, हेल्पफुल है पेन एब्डोमिनल पेन में और ये बाइल का फॉर्मेशन भी करता है और भूख को इंक्रीज़ करता है। अब आते हैं बाजरा पे। बाजरा का टेम्परामेंट बताया गया कि ये कोल्ड पहले दर्जे का है और ड्राई दूसरे दर्जे का, लेकिन शेफ़ कहते हैं कि कोल्ड भी दूसरे दर्जे का और ड्राई भी दूसरे दर्जे का। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि ये एक सीरियल ग्रेन है, ये मौसम खरीफ में उगाया जाता है और इसके स्टेम को हम कलरिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये कलर ग्रीनिश कलर का होता है और इसमें काबिज़ और ड्राई इफ़ेक्ट एक्शन है। इसमें ये लेस न्यूट्रिटिव है, लेकिन क्या कहते हैं, खून जो साले खून होता है वो कम बनाता है लेस न्यूट्रिटिव होने की वजह से। इसमें म्यूसिलेज ब्लड में म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करता है। इसमें एक एक्शन है एबॉर्टिफिशिएंट एक्शन, अगर इसका हम यूज़ कच्चे फॉर्म में कर लेते हैं तो ये मिसकैरेज भी कर सकता है। इसमें डायूरेटिक एक्शन है और सेक्सुअल फंक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। इसलिए इसका यूज़ हम करते हैं सोर थ्रोट और कोल्ड जैसे में और इसका यूज़ हम पाइल्स पेन के लिए भी कर सकते हैं। ये एसाइटिस में बहुत हेल्पफुल है। अगर बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है यानी स्टूल के इकट्ठा हो जाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बन गया तो वो मुलय्यन इफ़ेक्ट के वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करेगा और स्पर्म यानी सीमेन का फॉर्मेशन भी करता है। इसको यूज़ करने का तरीका है कि बाजरे को अगर किसी को स्वेलिंग और लोकल पेन है तो वो तकमीद के रूप में बाजरे का यूज़ कर सकते हैं। अगर रोस्टेड बाजरे का तकमीद हम एब्डोमिनल क्रैम्प में करते हैं तो उसमें यूज़फुल है। अगर उसके बाद इसका बाजरे का पील को हम डिसेंट्री के रूप में यूज़ करते हैं, पील फॉर्म में डिसेंट्री में यूज़ करेंगे। है कि अगर इसका हरीरा और सत्तू बाजरे का हरीरा और सत्तू को यूज़ करें तो हमें सफरावी और सौदावी वोमिटिंग में हेल्पफुल है। एक चीज़ ये है कि अगर किसी को ठंडे की वजह से सर में दर्द हो रही है तो हम बाजरे का तकमीद कर सकते हैं और इसका फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट दिया गया है कि कुछ लोग जो लोग रेगुलर इसका बाजरे का यूज़ कर रहे हैं तो उसको किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होने का चांसेस है और वो सौदावी ब्लड का फॉर्मेशन कर सकता है और जो लोग लंग डिजीज़ हैं जिनको उनके लिए ये नुकसानदेह है। इसमें भी एबॉर्टिफिशिएंट एक्शन है और डाइजेशन को स्लो करता है। अब दूसरा आता है जौ, ये कोर्स ग्रेन में आता है लेकिन ये मिलेट्स में नहीं आता है। इसका टेम्परामेंट कोल्ड एंड ड्राई बताया गया है। ये लेस न्यूट्रिटिव है व्हीट से, लेकिन ये जौ जो है जिनका मिजाज हार है उनके लिए बेस्ट डाइट के रूप में बताया गया है। इसका एक्शन काबिज और ड्राई है। कॉन्क्टिव इफेक्ट होने की वजह से ये मॉर्बिड मैटर को भी बाहर निकालता है। ये जो प्यास की शिद्दत होती है उसको कम करता है। इसमें जाली इफेक्ट है और डाइवर्जेंट एक्शन भी है। रिजॉल्वेंट है, मोनोफिजर है, मुकवी एक्शन रखता है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट को भी क्लीन करता है। इसलिए इसका यूज़ हम टीबी, प्लेउरेसी, कफ, ईटीसी में करते हैं और इसका यूज़ हम डैंड्रफ, वर्मे सौदावी और सुर्ख बादाम में भी करते हैं। ये गैस वाले जिन लोगों को बार-बार गैस होता है उनके लिए भी यूज़फुल है। आँख में इचिंग, कंजक्टिवाइटिस और स्वेलिंग के लिए भी हेल्पफुल है। इसका अगर हम गार्गल करते हैं तो हमारे थ्रोट जो है और थ्रोट पेन है उससे हमें फ़ायदा मिलेगा।
ये बिलियस वोमिटिंग हो रहा है किसी को, उसके लिए भी यूजफुल है। ये स्किन डिजीज को रिमूव करता है। इसका टेस्ट जो है वो पंजेंट है, इसलिए पंजेंट टेस्ट है। अगर किसी को गर्मी की वजह से सर में दर्द है तो हम जौ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज ये मिला कि जौ के बारे में गिलानी क्या कह रहा है कि अगर कोई आदमी, अगर ह्यूमन इसका रेगुलर यूज कर रहा है तो वो दुबला होते जाएगा, और अगर एनिमल इसका यूज कर रहा है तो वो मोटा होगा। बार्ले वाटर, अब हम जौ का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं एज ए बार्ले वाटर। तो इसका बार्ले वाटर का एक्शन जो है वो मुसक्किन हरारत है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और एज एनिमा के रूप में कर सकते हैं यूज। डिटर्जेंट एक्शन है और एस्ट्रेंजेंट एंड काबिज है। यूजफुल है रिस्पायरेटरी डिजीज में, डायरिया, डिसेंट्री, फीवर और हेपेटाइटिस में। अब एक आशी जौ है जो एज ए डाइट, हम डाइट के रूप में इन बीमारियों में यूज कर सकते हैं, जैसे सरसामी हार। मुझे लग रहा है कि मतलब बॉडी के ऑलमोस्ट जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स में जितनी डिजीजेज होती सब में लगभग किया जाता है इसका यूज, कुछ ही जगह के लिए, जिसमें से सरसा में हार है। किसी के नाक से अगर बैड स्मेल आ रही है तो उसको भी हम गजा के रूप में दे सकते हैं। किसी को मुंह आ गया है तो उसमें, जिसके दांत में दर्द हो, खुनाक खुनाक के वबाई, रेंजाइटिस हो, एजमा हो, और किसी के मतलब खून की, नाक से खून निकल रहा हो या फिर बलगम में खून आ रहा हो, उसमें भी यूज करते हैं। डिसेंट्री और क्रैम्प हो उसमें भी, जॉन्डिस वाले को, डायरिया वाले को, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर हो, लगभग ऑलमोस्ट में कर सकते हैं इसका यूज। ये सब है उसका। अब आता है दूसरा जई। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि जई और जौ में क्या फ़र्क है, लेकिन इसका दिया है कि ये न्यूट्रिशियस है और इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 29.1%, यानी इसका मतलब ये प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा होगा। इसमें म्यूसिलेज कम है, और इसका हस्क को अगर हम यूज़ करते हैं, जई के हस्क को कमज़ोर लोगों पे यूज़ करते हैं तो उसके लिए अच्छा है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं, देखिए मावी में, प्लेग में, स्मॉल पॉक्स में, टाइफाइड में, किसी को लू लग जाती है उसमें, और सुर्ख बादा हो गया तो उसमें। अब दूसरा आता है मक्का। ये बहुत अच्छा डाइट है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, और सबसे ज़्यादा सारे ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा ऑयल है जो मक्का में ही पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन 7% है, इसमें भी म्यूसिलेज नहीं होता है। यूरोप और अमेरिका में कॉर्नफ्लोर, ओसेगो और मैजेनिया और हैमनी जैसे डिशेज बनाए जाते हैं मैज के फ्लावर से। थैंक यू। अब ये आता है कि अगर मिलेट्स इतना अच्छा चीज़ है तो फिर क्यों कम हो गया, इंडिया में लोग यूज़ क्यों नहीं करने लगे। 96 से पहले, मतलब आज़ादी के बाद, जब 96 से पहले मिलेट्स बहुत अच्छे से मतलब कल्टीवेट हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन लोग खा भी रहे थे। जैसे ही आज़ादी के बाद बढ़ती पॉपुलेशन और भूख बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से लोगों के ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 1960 में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ये हुआ कि अच्छे क्वालिटी के मतलब राइस को, पैडी को उपजाऊ करने लगा। तो वो मिलेट्स की कंपैरिजन में राइस डबल मतलब ग्रो होने लगा, तो लोग उसे इजीली मतलब अवेलेबल हो पाया और वो खाने लगे। इस तरह से मिलेट्स का वैल्यू घटते गया। क्या हुआ? सर एज ए डाइट दिया गया है, बस कि अगर किसी को है उसमें तो डाइट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। आप कैसे करता है ये बताओ मुझे। ये मतलब
हाँ, ये मतलब अगर जैसे नाक से कुछ हो रहा है, नाक में कोई प्रॉब्लम है तो खाने में दिक्कत होगी, तो हम इसको एज ए मतलब लिक्विड जी ये वो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, हम इसको डाइट के रूप में दे सकते हैं बस। हाँ अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो इससे तो बॉडी में वीकनेस आ सकता है ना, तो हम उसको एज ए डाइट दे सकते हैं। लोकल इस्तेमाल तो नहीं है? लोकल इस्तेमाल जौ का जो है ना, हाँ इसका एप्लीकेशन लोकल है ना, कि हम जिमात के रूप में कर सकते हैं। अगर किसी को सर में अगर दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से, तो हम इसका जिमात कर सकते हैं जौ का। और लोकल कितना एक जगह था उसका मिजाज बोल रहा था किसका, इसी में होगा, पहला सरगमी है यहाँ डिस्क्रिप्शन से बात सरगम है ये हाँ वो जो था एक किलो चावल राइस में चार पानी, ये कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है? ये था नहीं 1 kg था। 4,000 लीटर हो जाता है। हम लोग कहते हैं कितनी बार धान में देना पड़ता है? 3 से 4 बार धान के पूरे खेत में 1 फुट आधा फुट लगा कंटिन्यूस पानी से मिला नहीं फूट जाता है वो लास्ट पानी तब उसके बाद पानी लगातार चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए 4,000 पूरा एरिया इतना लगेगा। एक बीघा में 18 टन धान होता है। 1 बीघा में 18 टन धान होता है, यानी आपका 8 × 16 मतलब हो गया 8 कुंटल के आसपास आपके 1 बीघा में 20 कट्टे होता है, 20 तो 40 40 से 50 मन धान होगा आपको, या 40 ही रख लो।
चावल कितना है? मिट्टी में जितना पानी चाहिए प्रोडक्ट प्राइस उसका कॉस्ट पानी कैलकुलेट किया होगा वो ज्यादा इसलिए उसको पहले तो खेत बनाने के बाद पानी लगता है जो पानी हम लोग अपने टैंकी में भर के नहीं देते हैं अकाउंट में तो उसमें 200 रुपया पर 100 चार्ज हो जाता है कमाली नहीं जाता पानी 200 खेत से निकाले खेत में डाल दिया ग्राउंड में पानी लगता है खेत में जाने के लिए भी बहुत पानी वेस्ट होता है अभी, है ना सर? बहुत ज्यादा, क्योंकि खेत बहुत दूर रहता है, उसका बोरिंग कहीं और रहता है। पाइप फिर भी वन yes sir 38 38 में कैसे होगा? 38 अच्छा नहीं 38 एक साल में ना 38 अच्छा 3 दवा की 8 अच्छा नहीं हो रहा हाँ ओ अच्छा मुझे लगा दोनों एक साल यस सर इसलिए नंबरिंग करता है यस सर जो कार में क्रेडिट कार्ड सब ये कौन सा स्लाइड दूसरी वाली स्लाइड यही है आज से जो मतलब हो गया वो दलिया टाइप का मतलब खिचड़ी टाइप से शायद तो आस में तो जो ही होता आस से जो नहीं आस में नहीं जौ में से जो होता है आस जो जौ का राख